हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे दिसंबर 2025 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टेटमेंट बेस्ड या फिर असर्शन रीजन, उस तरीके से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये अपकमिंग एग्जाम यानी 72वां बीपीएससी और बीपीएससी ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहला सेक्शन देखते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पोजीशन पे बना रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या फिर स्टैनफोर्ड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड पिछले कई सालों से टॉप पोजीशन पे बना रहा है, लेकिन हमारे देश की बात करें तो ये टॉप 200 में भी अपनी जगह नहीं बना सका। तो सवाल ऐसे पूछे जा सकते हैं कि इंडिया के कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हुए थे इस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में? टोटल 28 इंडियन इंस्टीट्यूट शामिल हुए थे। अब इस 28 इंस्टीट्यूट में से टॉप कौन था? तो आईआईएससी बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दूसरा क्वेश्चन है, यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन इसको सिंपल नहीं समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं और ये दिसंबर 2025 के प्रतियोगिता दर्पण एडिशन में इसके बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा किया हुआ था और यह वर्ष 2025 यूपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन सी, 1926 में। 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है, इसीलिए यह क्वेश्चन मैंने यहाँ रखा है। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष में यानी वर्ष 2025 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका नाम था माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। अब यूपीएससी के बारे में थोड़ा फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। और किस समिति ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी? तो ली कमीशन, 1924 के ली कमीशन ने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी। संविधान लागू होने से पहले इसे किसी और नाम से जाना जाता था। वह नाम था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से इसका नाम बदल दिया गया और नया नाम रखा गया यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक संवैधानिक निकाय है जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के अंतर्गत वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 2026 से 2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में कौन सा देश निर्वाचित हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हमारा देश भारत। अब भारत का यह कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक रहेगा। यूजुअली ये जो मेंबरशिप का टर्म होता है वह 3 वर्षों के लिए होता है और ये रोटेशन बेसिस पे होता है। रीजन में ये रोटेट करता है और यह मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2025 में किस देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। ये है साने तकाइची, जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है और उसी के समर्थन से सत्ता में आई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुआलालंपुर। 47वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि 26 से 28 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके साथ 2 और अन्य सम्मेलन हुए थे, 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 20वां ईस्ट एशिया समिट भी आयोजित हुआ था। आसियान की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। 2026 का थीम क्या था? नेविगेटिंग आवर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए चुनाव को कितने चरणों में विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 चरण। सभी 243 सीटों के मतदान प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से फैसला लिया गया था कि यह 2 चरण में होगा। पहले चरण जो कि 121 सीट के लिए था वह 6 नवंबर 2025 को था। दूसरा चरण बाकी बचे हुए 122 सीटों के लिए था, वह 11 नवंबर 2025 को हुआ था और इसकी काउंटिंग कब हुई थी? 14 नवंबर 2025 को। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए अनिवार्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता यानी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी लक्ष्य अधिसूचित किए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय की तरफ से 4 प्रमुख उद्योगों को एल्युमिनियम, सीमेंट, क्लोर एल्कलाई और पल्प एंड पेपर के लिए जीईआई लक्ष्य नियम अधिसूचित किए गए थे। जीईआई मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंटेंसिटी। लक्ष्य क्या रखा गया है? 2030 तक अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता यानी एमिशन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना है।
अगर लक्ष्य पूरा करते हैं कोई उद्योग तो उनको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, और वही कोई उद्योग जब उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते हैं यानी वो विफल रहते हैं तो उन्हें क्रेडिट खरीदना होगा या फिर मुआवजा देना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक के नवनिर्मित भुगतान नियामक बोर्ड यानी पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। ये अभी वर्तमान में आरबीआई के भी गवर्नर हैं। तो आरबीआई ने 21 मई 2025 को भुगतान नियामक बोर्ड के गठन की घोषणा की, लेकिन इसको ऑफिशियली तौर पे अक्टूबर 2025 में गठित और चालू किया गया। यह 6 सदस्यीय पेमेंट सिस्टम की देखरेख के लिए एक तरीके का रेगुलेटरी बोर्ड है, और ये पिछले बीपीएसएस यानी बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को रिप्लेस करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द फॉलोइंग। प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना के तहत 100 आकांक्षी कृषि जिलों यानी कि 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट के चयन के लिए निम्नलिखित मापदंडों का मिलान करें। कुछ मापदंड दिया गया है जिसके तहत ये जिलों का चयन होगा। वो मापदंड क्या है कि वह जिला में प्रोडक्टिविटी मध्यम है या फिर कम है, उस जिला की फार्म डेंसिटी मध्यम है या कम है, उसी हिसाब से हमें मिलान करके बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रोडक्टिविटी वह होनी चाहिए कम उस जिला की। फार्म डेंसिटी कैसी होनी चाहिए? तो वह मीडियम होनी चाहिए। और क्रेडिट एक्सेस यानी ऋण तक पहुंच वह भी कम होनी चाहिए, तब जाके वह 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट के रूप में उस जिला का चयन किया जाएगा। अब ये क्या है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना और ये मापदंड क्या है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो लो प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब ऐसी जिला जिसकी उत्पादकता क्षमता कम है, और ये चयन करने का आधार इसलिए है क्योंकि मिशन का उद्देश्य है उन क्षेत्रों पर ध्यान देना जहां कृषि उत्पादन अपेक्षाकृत कम है और वहां सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, फार्म डेंसिटी मीडियम होनी चाहिए, तो इन जिलों में मध्यम सफल सघनता होनी चाहिए ताकि भूमि उपयोग और फसल नियोजन में सुधार की पर्याप्त संभावना हो। तीसरा ऑप्शन था हमारा ऋण तक कम पहुंच, वैसे जिला का भी चयन हो रहा है जहां ऋण तक कम पहुंच है। तो ये क्या डिनोट करता है? एक प्रमुख पिछड़ेपन का संकेतक है और यह सिलेक्शन का बेस बनता है। अब प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना क्या है, इसको कब शुरुआत किया गया था? तो इसकी सबसे पहली बार घोषणा की गई थी फरवरी 1, 2025 को, यानी कि केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान। लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिली थी इसको 16 जुलाई 2025 को, लेकिन इसको ऑफिशियली तौर पे लॉन्च किया गया था 11 अक्टूबर 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसकी अवधि कितनी है इस योजना की? तो 2025-26 से लेके 2030-31 तक टोटल कितना बजट एलोकेशन हुआ है? 1.44 लाख करोड़, यानी कि 24,000 करोड़ सालाना इस पे खर्च किए जाएंगे। लक्षित क्षेत्र कौन से हैं? तो 100 कम प्रदर्शन करने वाले जिले। कवरेज क्या है, किस किस एरिया को कवर करेगा? तो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम एक जिला का चयन करना है। लाभार्थी कितने होंगे? लगभग 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान। फोकस एरिया क्या रखा गया है? क्या इसमें बेसिकली फोकस किया जाएगा? फसल उत्पादकता, टिकाऊ खेती, सिंचाई और ऋण तक पहुंच। और साथ ही यह 36 जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं 11 मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत सब स्कीम्स, उनको यह मर्ज कर दिया है इस स्कीम के तहत। क्वेश्चन नंबर 10 है, शीतल मरुस्थल जैव मंडल रिसर्च के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है? इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? इसके शामिल होने के साथ अब भारत के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व है। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। स्टेटमेंट 3 गलत क्यों है? क्योंकि शीतल मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वह जब शामिल हुआ तो यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व की संख्या हमारे देश में 13 हो गई, लेकिन ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 18 हो गई, इसीलिए ये गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत ने कोकराझार और बनारहाट को किस पड़ोसी देश से जोड़ने के लिए सीमा पार रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूटान। भारत 69 किलोमीटर के रेल लिंक के माध्यम से कोकराझार जो कि असम में स्थित है और गेलेफू जो भूटान में स्थित है, उन दोनों को जोड़ेगा। और साथ ही 20 किलोमीटर के रेल लिंक के माध्यम से बनारहाट, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, और सामत्से जो कि भूटान में स्थित है, इन दोनों को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत ने हिंद महासागर के कार्लसबर्ग रीज में किस खनिज के अन्वेषण के लिए, यानी कि कौन से मिनरल के एक्सप्लोरेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। भारत इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ पॉलीमेटालिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए अनुबंध करने वाला पहला देश बना है, और यह जो कॉन्ट्रैक्ट है अनुबंध कार्लसबर्ग रिज के लिए है। भारत इससे पहले 2016 में
मध्य हिंद महासागर रीच के लिए भी ऐसा ही अनुबंध किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ष 2025 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाज़लो क्रजनहोरकाई। ये रहे लाज़लो क्रजनहोरकाई जी। ये हंगरी के रहने वाले हैं और हंगरी के ही लेखक हैं। इन्होंने ही साहित्य के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार जीता है। इनसे पहले हंगरी के एक और लेखक ने इस अवार्ड को जीता है, वह 2002 में उन्होंने जीता था, इम्रे कर्टसेज में। ये दूसरे हंगेरियन हैं, लाज़लो क्रजनहोरकाई। तो नोबेल प्राइज पे एक डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, क्योंकि नोबेल प्राइज से सिर्फ विनर के नाम नहीं पूछे जाते बल्कि उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी रहते हैं। जैसे रिसेंटली एईडीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, तो वहां से आपको सारा फैक्ट्स मैंने कवर कर दिया है कि यह अवार्ड किनको मिला है, वह किस देश के रहने वाले हैं और उन्होंने कौन सा ऐसा स्पेशल कार्य किया है जिसके लिए यह अवार्ड उनको नवाजा गया। तो आप लोग जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस देश ने हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे गहरा पुल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। 28 सितंबर 2025 को चाइना ने हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज का उद्घाटन किया, जो बाइपन नदी से 2050 फीट ऊपर है और यह अमेरिका के रॉयल जॉर्ज ब्रिज, जो कि 956 फीट से भी गहरा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटेन के ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के अनुसार किस ऊर्जा स्रोत ने पहली बार वैश्विक स्रोत के रूप में कोयले को पीछे छोड़ दिया? जिस तरीके से भारत का एक थिंक टैंक है नीति आयोग, उसी तरीके से ब्रिटेन का भी एक एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी, रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीनकरणीय ऊर्जा, वह वैश्विक स्रोत के रूप में सबसे आगे है। अभी कोयले को भी उसने पीछे छोड़ दिया। चाइना और इंडिया में कोयले के उपयोग के संरचनात्मक और अस्थायी गिरावट देखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लाईफाई तकनीक का उपयोग करके किस देश में राष्ट्रपति द्वारा दुनिया का पहला पानी के नीचे साक्षात्कार आयोजित किया गया है? यानी कि एक टेक्नोलॉजी है लाईफाई, उसका यूज करके पहली बार पानी के नीचे इंटरव्यू दिया गया है। वह किस देश के राष्ट्रपति द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पलाव। देखिए, पलाव के राष्ट्रपति सुरंगेल वेब्स जूनियर, उन्होंने छोटे द्वीप देशों के सामने आने वाले जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को उजागर करने के लिए लाईफाई तकनीक का उपयोग करके यह पानी के नीचे इंटरव्यू दिया। अब लाईफाई क्या होता है? जिस तरीके से हमने सुना है वाईफाई, उसी तरीके से यह भी टेक्नोलॉजी होता है लाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी, लेकिन लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडेलिटी। ये एक तरीके का वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है जो डेटा को ट्रांसमिट करता है लाइट वेव्स के जरिए, लेकिन वाईफाई में ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जरिए डेटा ट्रैवल करता है। तो ये रिपब्लिक ऑफ पलाव ओशियाना कॉन्टिनेंट में स्थित है और यह एक द्वीप देश है जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन के माइक्रोनेशिया रीजन में बिलोंग करता है और यह लगभग फिलीपींस से 800 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है और 4000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये रहा पलाव का लोकेशन। फिलीपींस हमारा इधर है, यहाँ से वो 800 किलोमीटर ईस्ट में हुआ और ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। ये किस कॉन्टिनेंट में आता है? ओशियाना। रीजन क्या है? माइक्रोनेशिया। और इसकी कैपिटल क्या है? नेग्रुलमड। ये देखिए, पलाव के राष्ट्रपति पानी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। अब पानी में वैसे ही जलपरी की तरह थोड़ी फ्लॉट करते रहेंगे, एक तरीके का कुछ इक्विपमेंट होगा, उसी में बैठ के वह लाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वह इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रशिया ने अक्टूबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ परमाणु से संबंधित किस समझौते को आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लूटोनियम मैनेजमेंट एंड डिस्पोजिशन एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट में पीएमडीए भी बोला जाता है। तो रशिया ने इसे आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया है। ये एग्रीमेंट 34 मीट्रिक टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के निपटान के लिए वर्ष 2000 में हस्ताक्षरित एक समझौता था यूएसए के साथ, लेकिन रशिया ने इसे 2016 में ऑलरेडी निलंबित कर दिया था, लेकिन इसको पूरी तरीके से अक्टूबर 2025 में खत्म ही कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भारत के खनन मंत्रालय ने हाल ही में किस खनिज को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। तो 10 अक्टूबर 2025 को खनन मंत्रालय ने चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को अंतिम उपयोग पर आधारित वर्गीकरण को हटा दिया। अब इसको प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका बेसिकली यूज कहाँ किया जाता है? सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, स्टील और रासायनिक उद्योग में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में यूएनटीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशन ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। तो यह उन देशों को संदर्भित करता है जो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपने सैन्य और पुलिस कर्मियों का योगदान देते हैं। वर्तमान में ऐसे टोटल कितने देश हैं? 32 देश हैं, जिनमें भारत सबसे बड़ा योगदानकर्ताओं में से एक है।
तो इन 32 देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ था 14 से 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रवि नायक, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? काफी ही लेजेंडरी पर्सन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। वह गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वह गोवा के दिग्गज पॉलिटिशियन और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। 14 अक्टूबर 2025 को 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उनका निधन गोवा के पोंडा में हुआ है। वह 4 बार विधायक रह चुके हैं और वो नेशनल लेवल के कबड्डी और वॉलीबॉल प्लेयर भी थे। अब आइए अगला सेक्शन देखते हैं, अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से यहाँ मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है क्योंकि दिसंबर एडिशन में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं थे। यहाँ मैं उसी प्रकार के क्वेश्चन रखता हूँ जो आपके एग्जाम के पार्ट बन सकते हैं, इसीलिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन रखा है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2025-26 से लेके 2030-31, टोटल 6 वर्ष का इसका अवधि है। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य 2025-26 से 2030-31 के दौरान तुअर, जिसको हम लोग अरहर भी बोलते हैं, उड़द और मसूर के उत्पादन को बढ़ाकर भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। इसीलिए इसका नाम भी है दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। इसको कब अनाउंस किया गया था और इसको अप्रूव कब किया गया था? तो यह अनाउंस किया गया था 2025-26 के यूनियन बजट में, जो 1 फरवरी 2025 को होता है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। लेकिन यूनियंस कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली थी 1 अक्टूबर 2025 को इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और इसमें टोटल बजट कितना एलोकेट किया गया है? 11,440 करोड़। यह खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा। और यह जो राशि है 11,440 करोड़, यह हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, फार्मर्स ट्रेनिंग, कृषि अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीक तथा भंडारण एवं खरीद प्रणाली को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य क्या है? दाल आयात को कम करना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना तथा एमएसपी और सरकारी खरीद के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना। अल्टीमेट गोल यही है, किसानों की आय बढ़ाना। अगला सेक्शन देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और साथ ही हम लोग देखेंगे कुछ नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहला क्वेश्चन है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रवीण रंजन जी। ये 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और इन्होंने 30 सितंबर 2025 को सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये दिल्ली पुलिस और सीबीआई में भी सर्विस दे चुके हैं और इन्होंने राजवर्धन सिंह का स्थान लिया है, जो उसी दिन यानी 30 सितंबर 2025 को रिटायर हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष। ये हमारे देश के अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमनी जी। तो इनकी पहली बार नियुक्ति कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2022 को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए। जो इनका कार्यकाल था 30 सितंबर 2025 को समाप्त होने वाला था, लेकिन अब वो फिर से 30 सितंबर 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रजभूषण अग्रवाल। ये ब्रजभूषण अग्रवाल जी श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और इन्हें ही 2025 के लिए इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो जिंदल स्टेनलेस के अभ्युदय जिंदल का। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सितंबर 2025 में बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिथुन मनहास। तो ये दिल्ली के पूर्व रणजी कैप्टन रह चुके हैं और इन्हें ही बीसीसीआई द्वारा सीनियर पुरुष चयन समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो अजीत अगरकर जी का स्थान लिया है। वही अगर हम लोग महिला चयन समिति की बात करें तो पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अमिता शर्मा को बीसीसीआई सीनियर महिला चयन समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने नीतू डेविड का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 में किसे मरणोपरांत विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर। तो ये विज्ञान रत्न कौन सा पुरस्कार है? भारत में विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए यह सर्वोच्च पुरस्कार है विज्ञान रत्न। और 2025 में दिग्गज भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह मरणोपरांत प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार बेसिकली 4 श्रेणियों में घोषित किए जाते हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रति वर्ष विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस जिसको हम लोग बोलते हैं, वह किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 अक्टूबर।
ये साइन आप लोगों ने कई बार देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स पे, ये आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पे ही रहता है। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये विश्व मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब ये मानकीकरण क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या? जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखिए कीबोर्ड। कीबोर्ड अलग अलग कंपनी के बनाए जाते हैं, अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे डेल हो गया या फिर एचपी हो गया, प्रोडॉट हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपनीज होते हैं पूरे अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है कुवर्टी लेआउट का, यानी कि ये कीबोर्ड लेआउट पूरे विश्व भर में कहीं भी की बनेगा कीबोर्ड, तो इसी कीबोर्ड लेआउट को फॉलो किया जाएगा। यह स्टैंडर्डाइजेशन होता है। 1947 में आईएसओ की स्थापना हुई थी और उसी की याद में इसको मनाया जाता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे को। अगला सेगमेंट देखते हैं स्पोर्ट्स। इससे भी काफी सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है स्पोर्ट्स का, विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में निम्नलिखित में से किसने रजत पदक जीता है यानी सिल्वर मेडल जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तन्वी शर्मा। ये 16 वर्षीय तन्वी शर्मा ने विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीता। अब यह इंपॉर्टेंट क्यों है, यह क्वेश्चन मैंने क्यों रखा? क्योंकि 17 साल के अंतराल के बाद किसी भारतीय बालिका ने इस स्पर्धा में यानी इस विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार कोई मेडल जीता है। अब वह सिल्वर ही रहे लेकिन पहली बार किसी ने जीता है। वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? गुवाहाटी, इंडिया में 6 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 को। क्वेश्चन नंबर 29 है, मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में यानी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में रजत पदक जीता यानी सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। यह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्डे, नॉर्वे। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन 2 से 12 अक्टूबर तक फोर्डे, नॉर्वे में किया गया था और मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलो कैटेगरी में भारत का एकमात्र पदक सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। साउथ कोरिया इस पे टॉप पे बना रहा है, 5 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ वह टॉप पे रहा है मेडल टैली में। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस संगठन ने सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीते? तो यहाँ किसी संगठन की बात हो रही है, किसी खिलाड़ी या किसी व्यक्ति की नहीं। वह कौन सा संगठन है जिन्होंने दोनों खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीमों ने सीनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप फाइनल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हराकर और सीनियर नेशनल पुरुष हॉकी चैंपियनशिप फाइनल में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड को हराकर दोनों खिताब इन्होंने अपने नाम किया है और अपना दबदबा दिखाया। अगर इस इवेंट की बात करें कब और कहां आयोजित हुई थी, तो मेंस चैंपियनशिप हुआ था 4 से 15 अप्रैल 2025 झांसी उत्तर प्रदेश में। वही वुमेन्स चैंपियनशिप की बात करें तो 1 मार्च से 12 मार्च 2025 पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रहते हैं। भारत ने 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की और इसका रीजन दिया हुआ है चैंपियनशिप का आयोजन गुवाहाटी शहर में किया गया था। हमें बताना है क्या असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन असर्शन को जस्टिफाई करता है या नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। ये क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। तो भारत ने 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। इंडिया ही होस्ट कंट्री था। हालांकि यह आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, गुवाहाटी में नहीं, इसीलिए जो रीजन दिया हुआ है वह गलत हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं। इसका मैस्कट यानी शुभंकर विराज था। यह विराज का इमेज है। यह एक आर्टिफिशियल अंग वाला युवा हाथी है जो आशा, शक्ति और लचीलेपन का प्रतीक है। इस चैंपियनशिप में मेडल टैली में टॉप पे कौन रहा है? ब्राजील 44 मेडल्स के साथ, जिसने 15 गोल्ड मेडल जीते। दूसरा चाइना, ये 52 पदक जीता है। लेकिन यह दूसरे पोजीशन पे क्यों है 52 पदक जीतने के बाद भी? क्योंकि गोल्ड मेडल कम थे, 13 सिर्फ गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। और रूस और बेलारूस संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। हमारे देश में ही यह चैंपियनशिप आयोजित हुआ लेकिन हम लोग 10वें स्थान पर थे। और हम लोग कितना मेडल जीते इंडिया ने? तो 22 पदक जीता, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य। अब अगला सेक्शन देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इससे जो सवाल आते हैं उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ें। तो जो भी मैं नोट्स बनाता हूँ या जो भी क्वेश्चंस आपके सामने लाता हूँ पूरा उसको मैं खुद पहले पढ़ता हूँ, उसके बाद ही आप लोगों के सामने उन क्वेश्चंस को प्रेजेंट करता हूँ। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सैन्य संचार में अंतर संचालन नियता सक्षम करने के लिए
7 अक्टूबर 2025 को कौन सा एक मानक जारी किया है? तो मिलिट्री कम्युनिकेशन जो इंडिया में होता है, एक दूसरे के साथ समन्वय या फिर कम्युनिकेट जो करते हैं, उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी को इनेबल करने के लिए एक स्टैंडर्ड को रिलीज किया गया था। उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, IRSA स्टैंडर्ड 1.0। इस टेक्नोलॉजी को, इस स्टैंडर्ड को DRDO द्वारा एकीकृत रक्षा स्टाफ यानी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और त्रिसेवाओं के सहयोग से विकसित किया गया था। अब ये स्टैंडर्ड लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है? तो सेना द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज में अंतर संचालनीयता यानी इंटर ऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 अक्टूबर 2025 को भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम का अनावरण कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। तो भारत के पहले सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, इसका शुभारंभ हैदराबाद के टी चिप यानी टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम द्वारा किया गया था। अब वहां स्टैब्लिश करने का उद्देश्य क्या है? तो हैदराबाद को सेमीकंडक्टर मिशन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना और चिप मेकिंग टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का। नीति आयोग ने अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए किस मिशन का प्रस्ताव दिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिशन डिजिटल श्रम सेतु। 8 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इमर्सिव लर्निंग का उपयोग करने के लिए मिशन डिजिटल श्रम सेतु का प्रस्ताव दिया। अब यह मिशन का उद्देश्य क्या है? जो अनौपचारिक श्रमिक होते हैं यानी इनफॉर्मल वर्कर्स, उनके लिए वित्तीय असुरक्षा और सीमित बाजार पहुंच जैसी संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना है। इसीलिए नीति आयोग ने मिशन डिजिटल श्रम सेतु का प्रस्ताव रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दिल्ली में उद्घाटन किए गए सिस्टम के संदर्भ में सोडार का अर्थ क्या होता है? सोडार का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह थोड़ा सा सिमिलर है आपका सोनार से। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, लेकिन ये सोडार है, इसका फुल फॉर्म होता है साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये हवा की गति, हवा की दिशा और निचले वायुमंडल की थर्मोडायनेमिक संरचना को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। और इसी तरीके के एक फैसिलिटी का उद्घाटन 26 सितंबर 2025 को IMD स्थित दिल्ली में किया गया था। अब ये सोडार क्या होता है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, सोडार का फुल फॉर्म हमने देख लिया। ये बेसिकली अपर सरफेस में यानी एटमॉस्फेयर में ये चीज़ों की पता लगाता है, लेकिन वही सोनार है ये पानी के नीचे इस्तेमाल करता है। पानी के नीचे क्या है उस चीज़ का पता लगाने के लिए ये सोनार टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है। तो ये किस मीडियम में काम करता है? तो हवा में यानी वायुमंडल में। और ये ऊपरी हवा का पता लगाता है। इसमें पवन और मौसम की निगरानी की जाती है। वही सोनार की हम लोग बात करें तो यह कौन से मीडियम में इस्तेमाल किया जाता है? सोनार पानी में, समुद्र में बेसिकली पानी ही तो होता है। इस इन्वायरमेंट में तो यह पानी के नीचे यानी अंडर वाटर। और यह इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो पानी के नीचे मैपिंग और वस्तु की पहचान करने के लिए कि समुद्र के नीचे क्या है और वह किस स्पीड से चल रहा है, उस चीज़ का पता लगाने के लिए सोनार यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। एक स्पेस टेक स्टार्टअप है गैलेक्सी आई, उसके द्वारा लॉन्च किया गया मिशन दृष्टि, उसकी विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए। 13 अक्टूबर 2025 को घोषित मिशन दृष्टि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। यह किसी भी मौसम हो, दिन हो या फिर रात हो, इमेजरी कैप्चर करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको SAR हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल पेलोड दोनों ले जाएगा स्पेस में। ये 1.5 मीटर रेजोल्यूशन प्रदान करता है जो आपका बॉर्डर सर्वेलेंस यानी सीमा निगरानी, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे की निगरानी जैसे विविध अनुप्रयोगों को सक्षम बनाता है। मिशन दृष्टि का वजन अगर हम लोग बोलें तो 160 किलो है और इसे भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित उपग्रह के रूप में भी जाना जाता है। इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गैलेक्सी आई जो मिशन दृष्टि के पीछे का स्टार्टअप है, जो मिशन दृष्टि को बनाया है, वह अगले 4 वर्षों में 8 से 10 ऐसे ही उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है। और यह उपग्रह 8 से 10 उपग्रह जो है वह भू सर्वेक्षण, आपदा प्रबंधन के लिए 1.5 मीटर रेजोल्यूशन प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा थार मरुस्थल में गेहूं उगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेजर्ट सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके शुष्क परिस्थिति
रेगिस्तान में बेसिकली जो परिस्थिति होती है, जो मौसम होता है, वह शुष्क होता है, ड्राई होता है, उसमें गेहूं उगाने का यह प्रयोग कर रहे हैं। यह क्या करेगी? रेगिस्तानी रेत को संशोधित करने, जल धारण क्षमता और मिट्टी की संरचना को बढ़ाने के लिए स्वदेशी बायो फॉर्मुलेशन का लाभ उठाता है, डेजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सितंबर 2025 में पुष्ट किया गया एक शुद्ध ग्रह जिसका नाम है 2025 PN7, उसको पृथ्वी के नवीनतम किस रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक तरीके का क्वाज़ाई सैटेलाइट है। यह पृथ्वी के समान कक्षा ऑर्बिट का अनुसरण करता है और कक्षीय प्रतिध्वनि यानी ऑर्बिटल रेजोनेंस के कारण यह पृथ्वी ग्रह के करीब रहता है। भले ही यह पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण द्वारा बाध्य नहीं है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा यह बाध्य नहीं है, लेकिन यह सूर्य की परिक्रमा करता है और ये एक तरीके का क्वाज़ाई सैटेलाइट है 2025 PN7। इसका अर्ध प्रमुख अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस 1.003 एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक्वा मॉनिट्रिक्स तस्मानिया यूनिवर्सिटी द्वारा डिजाइन किया गया एक पोर्टेबल उपकरण है जो किन पोल्यूटेंट्स का विश्लेषण करता है, यानी किन प्रदूषकों का विश्लेषण करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ये एक्वा मॉनिट्रिक्स एक तरीके का पोर्टेबल आयन क्रोमैटोग्राफी उपकरण है जिसका उपयोग पानी में नाइट्रेट और नाइट्राइट कंसंट्रेशन को अलग करने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल है, यानी एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और यूवी लाइट के साथ कम लागत वाले एब्जॉर्बेंस डिटेक्टर का उपयोग करता है। ये देखिए एक्वा मॉनिट्रिक्स है, ये पानी में से नाइट्रेट और नाइट्राइट की कंसंट्रेशन को अलग करता है और बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? ये तो हमें पता है कि इसका उद्घाटन 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान राज्य में हुआ है, लेकिन राजस्थान के किस शहर में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलवर। देखिए ये राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क है जिसे नमो वन के रूप में भी जाना जाता है, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, और यह अलवर के प्रताप बांध में किया गया है इसका उद्घाटन। इसमें प्रतीकात्मक वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया था, यानी कि सिंबॉलिक ट्री प्लांटेशन। और इसका उद्देश्य क्या है इसको स्थापित करने का? ग्रीन लंग यानी कि हरित फेफड़े के रूप में स्थानीय हरियाली को बढ़ावा देना। तो इन्वायरमेंट के लिए ये काम किया जा रहा है, ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही पार्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में शुरू किया गया अनबू करंगल कार्यक्रम इस समूह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनाथ बच्चे। ये 15 सितंबर 2025 को शुरू किया गया अनबू करंगल। ये अनाथ बच्चों या फिर उन बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक एक माता पिता को खो दिया है। पहले चरण में टोटल 6082 बच्चों को उनकी स्कूली शिक्षा पूरी होने तक 2000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा दिसंबर माह का प्रतियोगिता दर्पण। अब बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नए एडिशन के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।